Hello students, I'm Manoj Kumar, Faculty of English Language. Today I'll discuss about inversion. And in inversion, we'll talk about the definitions, types, and certain criteria of inversions. Okay, here we'll talk about what is inversion, what are the criteria of inversions. So let's come to the topic inversion, different types of inversions along with the definition. Okay. So when we talk about inversion, first of all, we have the definition. What is a definition of inversion? Inversion is simply the placement of verb before its subject. ठीक है, ये कहता है कि जो इन्वर्जन होता है ये क्या है कि वर्ब का जो प्लेसमेंट होता है हम सब्जेक्ट के पहले जब कर देते हैं और वो भी एक स्टेटमेंट में, ना कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आप पर अगर आप यहाँ पर देखें तो सिंपली ये कंसेप्ट मेंशन है कि प्लेसमेंट ऑफ वर्ब बिफोर इट्स सब्जेक्ट इज टर्म्ड एज इन्वर्जन। जनरल कंसेप्ट क्या है, जनरल कंसेप्ट क्या होता है सेंटेंस बनाने का? तो जनरल कंसेप्ट होता है कि पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं, फिर वर्ब को यूज करते हैं और फिर रिमेनिंग वर्ड को यूज करते हैं। ये कंसेप्ट होता है, जनरल कंसेप्ट है। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात इन्वर्जन की करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इन्वर्जन में हम पहले वर्ब को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं और फिर जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं इसको रखते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है कि इसको इन्वर्जन तभी कह सकते हैं जब इनके बाद क्वेश्चन मार्क ना आए। क्वेश्चन मार्क अगर आ गया तो फिर ये सिंपली क्या हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्जन नहीं कहलाएगा। Inversion means simply placement of verb before its subject in affirmative, negative, okay, sentences except interrogative. This is simply known as inversion. Clear? Now here we have example of inversion. You can see two sentences. One, same sentences are mentioned over here. Clear? Question is, just outside the hotel, two bars were standing in its splendor. क्लियर? तो यहाँ पर हम पहले तो ये देखेंगे कि क्या 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 इसमें एरर्स हैं, गलतियां क्या हैं और कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले तो ये देखना है। आप यहाँ देखिए जो सेंटेंस फर्स्ट है वो कहीं ना कहीं से रॉन्ग है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों ये रॉन्ग है? तो दो वजह से ये रॉन्ग हो गया। पहला तो आप समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है वर स्टैंडिंग इन इट्स स्प्लेंडर। ये इट्स किसके लिए आया भाई? तो ये इट्स कहीं ना कहीं से टू बार्स के लिए आया। तो टू बार्स तो प्लूरल हो गए, तो प्लूरल हो गए तो उस केसेस पे इट्स के जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए? देयर का यूज करना चाहिए। क्लियर है? ये यूज होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक इन्वर्जन की जरूरत है। इन्वर्जन की जरूरत जो है जिसकी वजह से भी ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें ये जानने की कोशिश करना है कि इन्वर्जन क्यों होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेंटेंस में क्या है, just outside the hotel were two bars standing in their splendor. सेम सेंटेंसेस हैं लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट यूसेस के वजह से ये दो सेंटेंसेस जो है डिफर कर गया, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस में एरर हो गया और जो सेकंड सेंटेंस है वो करेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टू बार्स के बाद यहाँ पर वर लगा हुआ था फर्स्ट में, और यहाँ अगर देखें तो टू बार्स के पहले यहाँ पर वर लगा हुआ है और ये देख रहे हैं ये फुल स्टॉप से भी खत्म हो रहा है सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल है ना, इसका सेंटेंस है, यानी इन्वर्जन बेस्ड सेंटेंसेस है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वर्जन की। तो टाइप्स ऑफ इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज पार्शियल इन्वर्जन एंड सेकेंड वन इज कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है कि जो सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, हेल्पिंग या उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को ही सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल इन्वर्जन। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ एग्जाम्पल। तो अगर हम ऐसा करते हैं एग्जाम्पल में, not only he plays chess but also
कैरम। क्लियर? ये आप देख रहे हैं, नॉट ओनली ही प्लेस चेस बट ऑल्सो कैरम। ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन की जरूरत है। अब यहाँ पर जब इन्वर्जन हम करेंगे तो उसके लिए पार्शियल इन्वर्जन चाहिए या कंप्लीट इन्वर्जन चाहिए। ठीक है, दो तरह के इन्वर्जन आप देख रहे हैं। तो अगर हम पार्शियल इन्वर्जन की बात करते हैं उसके लिए क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये है कि जब आप पार्शियल इन्वर्जन करते हैं या पार्शियल इन्वर्जन करना है तो उसके पीछे क्राइटेरियन ये है कि जो एडवर्ब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम इन्वर्जन करते हैं तो इन्वर्जन के समय सेंटेंस की शुरुआत यानी सेंटेंस का जो बिगिनिंग होना चाहिए वो किससे होना चाहिए? एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली एक एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है, जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आया है। अब आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली के बाद जो वर्ब लगा हुआ है ही प्लेज चेस बट ऑल्सो कैरम, तो आप देख सकते हैं वर्ब के बाद बहुत सारे वर्ड्स बचे हुए हैं। तो वैसे सिचुएशन में इन्वर्जन तो हमें करना ही है, लेकिन यहाँ पर आपको पार्शियल इन्वर्जन करना होगा, जिसकी वजह से इस टेंस के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करेंगे और वो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट ओनली डज ही प्लेज, और ऑलरेडी आपने यहाँ पे डज यूज कर दिया है तो मेन वर्ब जो है वो V1 के फॉर्म में होगा, तो यहाँ प्लेस की जगह पर प्ले लिखेंगे। नॉट ओनली डज ही प्ले चेस बट ऑल्सो कैरम, दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं कंप्लीट इन्वर्जन की। तो कंप्लीट इन्वर्जन में मेन वर्ब को ही हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। एग्जाम्पल एक हम देखते हैं और उसे समझते हैं। आपने पढ़ा होगा, बहुत एक सिंपल सा राइम है और आप उसको पढ़े भी होंगे बचपन में, और वो था जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, है ना, वेंट अप द हिल, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें इन्वर्जन कराना है सेंटेंस में। तो मैंने पहले बताया कि इन्वर्जन के लिए क्या करना होगा। इन्वर्जन के लिए आपको जो फ्रेजल जो होते हैं फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, और अगर वो सेंटेंस एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से शुरू नहीं हो रहा है तो हमें ये देखना है कि एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का यूज किया गया है या नहीं किया गया सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए तो जैक एंड जिल एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, वेंट जो हो गया वो वर्ब हो गया, और अप द हिल जो हो गया वो एक एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है ना। और ये एडवर्ब फ्रेज को अगर हम सेंटेंस के बिगिनिंग में ले आएंगे तो यहाँ पर आपको इन्वर्जन करना होगा। क्लियर है? तो हमने अगर सेंटेंस ऐसा लिखा, अप द हिल, अप द हिल जैक एंड जिल, जैक एंड जिल वेंट, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन होना निश्चित है, क्योंकि हमने क्या किया, एडवर्ब फ्रेज को सेंटेंस के बिगिनिंग में रख दिया, और जब भी एडवर्ब फ्रेज को सेंटेंस के बिगिनिंग में रखते हैं तो वहां पे इन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इन्वर्जन करेंगे, है ना। अब बात आती है कि ठीक है, अगर हमें इन्वर्जन करना है तो किस तरह के इन्वर्जन होंगे, क्या कंप्लीट इन्वर्जन होना चाहिए या पार्शियल इन्वर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने क्या कहा था कि जब एडवर्ब फ्रेज से सेंटेंस की शुरुआत की जाए और वर्ब के बाद कुछ नहीं बचता है तो वहां पर आपको कंप्लीट इन्वर्जन करना है, यानी मेन वर्ब को ही लेकर चलाना है। और अगर आप एडवर्ब फ्रेज को या एडवर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में ला रहे हैं और वर्ब के बाद और भी चीजें बच जाती हैं तो वहां पे हमें क्या करना होगा, पार्शियल इन्वर्जन करना होगा। ठीक है, किस तरह का इन्वर्जन करना होगा, पार्शियल इन्वर्जन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने अप द हिल को सेंटेंस के बिगिनिंग में ले गया है तो वहां पर वेंट जो वर्ब था उसके बाद कुछ नहीं बचता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ब बच जाता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको किस तरह का इन्वर्जन करने की जरूरत है, कंप्लीट इन्वर्जन की जरूरत है। इस वजह से यहाँ पर हम जो सेंटेंस यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर हम लिखेंगे अप द हिल। ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे, अप द हिल वेंट, है ना, अप द हिल वेंट, है ना, वो लिखेंगे और लिख देंगे जैक एंड जिल, जैक एंड जिल। ठीक है, तो ये आपको इन्वर्जन का कंसेप्ट बताता है। क्लियर है?
तो स्टूडेंट्स, इन्वर्जन की आपने डेफिनेशन को समझा कि इन्वर्जन का डेफिनेशन एक्चुअली में क्या है ना, कैसे हम इन्वर्जन को डिफाइन करते हैं, टाइप्स को कैसे पहचानते हैं, पार्शियल इन्वर्जन को कैसे जानते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन को कैसे पहचानते हैं। क्लियर है? नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, that if we are required to do inversion in the sentences, what should be the different criteria? So here I'm going to talk about the different criteria of inversion. इन्वर्जन के जो भी क्राइटेरिया यहाँ पर होंगे, मैं वहां पर उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी ये हम लोग समझेंगे कि इन्वर्जन किस किस कंडीशन में होता है, कब हमें इन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है। इससे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ा, इससे पहले आपने देखा कि इन्वर्जन के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप है, पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन। इसमें भी आपने देख लिया कि पार्शियल की जरूरत कब पड़ती है और कंप्लीट इन्वर्जन की जरूरत कब पड़ती है, यहाँ पे देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्राइटेरिया की, क्या क्राइटेरिया है जहाँ पे हमें इन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है, यानी आपको इन्वर्जन करना ही पड़ेगा, ये कौन से क्राइटेरिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे, आई मीन क्राइटेरिया है यहाँ पर। क्लियर? तो पहला जो अगर हम देखते हैं क्राइटेरिया में, पहला जो फर्स्ट क्राइटेरियन है हमारा, वो क्या है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बिगिनिंग एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से कर दिया जाए, यानी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से हम सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे वहां पर इन्वर्जन होगा ही होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं just under the tree, just under the tree some villagers, or we can say that some passers by, लोग ऐसा कहें, passers by कहते हैं तो बढ़िया है, passers by were resting or taking rest, ऐसा हम कह दिया। हमने कहा कि जब सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से होगी तो वहां पर इन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं जस्ट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। ठीक है, तो जस्ट अंडर द ट्री अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये एक एडवर्ब फ्रेज है और सेंटेंस की शुरुआत किससे की गई? एडवर्ब फ्रेज से की गई। क्लियर है? अब जब इसकी शुरुआत एडवर्ब फ्रेज से की गई तो अब देखना ये है कि इन्वर्जन तो होगा, लेकिन किस तरह का इन्वर्जन होगा, पार्शियल होगा या फिर कंप्लीट इन्वर्जन होगा, ये हमें देखना होगा। इसलिए मैंने पहले ही आपको कुछ कंसेप्ट बताया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पार्शियल इन्वर्जन की जरूरत है या फिर कंप्लीट इन्वर्जन की जरूरत है। क्लियर है? तो यहाँ अगर आप देखें तो मैंने क्या कहा था कि वर्ब के बाद अगर कुछ बच जाता है तो निश्चित तौर पे हमें वहां पर पार्शियल इन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसा सिचुएशन जहां पर सेंटेंस हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन से बना हो, तो वैसे सिचुएशन में जनरली हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ही सिर्फ पहले लाते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर टेकिंग, देखिए वर टेकिंग रेस्ट, ये हम देख रहे हैं कि टेकिंग रेस्ट एक वर्ब है और इसके बाद कुछ बचा नहीं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं वर्ब ना, ये हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से बना है। ऐसे सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ पहले ले जाना है, किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले। तो सेंटेंस जो हमारा बनना चाहिए वो क्या बनेगा? देखिए सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो बड़ा सिंपल हो जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा? देखिए लिखा जाएगा जस्ट अंडर द ट्री, just under the tree were some passers-by taking rest. This is the correct sentence. ये सेंटेंस जो भी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम पहला कंसेप्ट हमने देखा, पहला क्राइटेरियन हमने देखा कि इन्वर्जन की जरूरत कब पड़ती है। सेकंड की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन तब भी होता है जब किसी सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज किया गया हो,
जिसमें उस कोरिलेटिव कंजंक्शन का पहला पार्ट हो वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आया हो, तो वैसे सिचुएशन में भी वर्ब का इन्वर्जन करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि कोरिलेटिव जो है इसमें कौन कौन से आते हैं, कोरिलेटिव में क्या क्या है। बहुत सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सो के साथ हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। नॉट ओनली के साथ हम लोग बट ऑल्सो का यूज करते हैं, क्लियर है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग सेल्डम की बात करते हैं, सेल्डम इफ एवर होता है, ठीक है, या फिर सेल्डम और नेवर होता है, ये भी एक कंसेप्ट है। तो आप देख रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ये हमेशा पेयर में आते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत या बिगिनिंग जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन के फर्स्ट पार्ट से किया गया हो, तो फर्स्ट पार्ट में अगर सो से शुरू किया हो, नॉट ओनली से शुरू किया हो या सेल्डम से शुरू किया हो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में वर्ब का इन्वर्जन यहाँ पर करना होता है, यानी वर्ब का इन्वर्जन करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं किससे रिलेटेड, क्लियर हो जाएगा आपको। ये एग्जाम्पल से हम क्लियर कर पाएंगे कि ये क्या एक्चुअली में कहना चाह रहा है। यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कहता है सो वीक, सो वीक रोहित इज that he cannot walk. So weak Rohit is that he cannot walk. Means रोहित इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं सो के साथ हमने क्या यूज किया, दैट का यूज किया। ये किस तरह के कनेक्टर हो गए, कोरिलेटिव कनेक्टर हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शन हम जिसको कहते हैं, ये हो गया इस पर। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर किसी सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज किया गया हो और उसमें जो कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज किया गया हो, तो निश्चित तौर पे वहां पर वर्ब का इन्वर्जन होता ही होता है, क्लियर है। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये जो आप देख रहे हैं ना वर्ब, इसे हमें शिफ्ट करना होगा यहाँ पर, यानी रोहित के पहले। यानी हमें लिखना होगा सो वीक इज रोहित दैट ही कैनॉट वॉक, दैट ही कैनॉट वॉक। ये आपका क्राइटेरिया हो गया, सेकंड क्राइटेरिया हम कह सकते हैं इसको, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, थर्ड क्राइटेरियन में हम आते हैं। थर्ड क्राइटेरियन में क्या कह रहा है कि इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ कंपैरेटिव्स, ठीक है, जनरली कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ये होते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस की शुरुआत ही जो है वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री से कर दिया जाए तो वैसे सिचुएशन में वर्ब का इन्वर्जन होना जरूरी है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मोर difficult his writing more difficult his writing is than his friend, clear। more difficult his writing is than his friend, राइट। उसका जो हैंड राइटिंग है उसके दोस्त से ज्यादा डिफिकल्ट है टू रीड, ओके, टू डिकोड कह सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोर डिफिकल्ट हिज राइटिंग इज देन हिज फ्रेंड, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे रॉन्ग है, एरर है। यहाँ पर क्या एरर है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव से की जाती है तो वहां पर भी वर्ब का इन्वर्जन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा इज लिखा हुआ है इसे हमें शिफ्ट करना होगा। कहाँ शिफ्ट करना होगा, तो यहाँ शिफ्ट करना होगा डिफिकल्ट के बाद, यानी मोर डिफिकल्ट इज हिज राइटिंग देन हिज फ्रेंड्स,
तो अगर सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव से कर दिया जाए तो वहां पर भी वर्ब का इन्वर्जन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन क्या कह रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में कंडीशन लगाया गया हो, ठीक है, और कंडीशनल का एक तो आप कंसेप्ट जानते हैं कि सेंटेंस की जो बिगिनिंग होनी चाहिए वो किससे होता है, जनरली इफ से, तो वो क्या बन जाता है, कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में जनरली हम लोग यूज नहीं करते इन्वर्जन का, लेकिन अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस में जो जहाँ पर इफ लगा हुआ होता है जिस सेंटेंस में, यानी किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ से की जाती है तो निश्चित तौर पर वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, या फिर बीच में भी यूज किया गया इफ तो वो भी एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वैसे कंडीशनल सेंटेंस जिसमें से इफ को हटा दिया गया है, तो वैसे सिचुएशन में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, लेकिन अगर वहां पर इफ ऐड हो जाता है तो वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताऊंगा। कहते हैं इफ आई वर a bird, if I were a bird I would fly, I would fly in the sky. Clear? If I were a bird I would fly in the sky. आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे सेंटेंस शुरू हुआ है, इसमें किसी इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इफ को हटा देते हैं, यहाँ से इफ को अगर आप रिमूव कर देते हैं, क्लियर, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको इन्वर्जन करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड था अब वर्ड को आई के पहले यूज करना होगा। ठीक है, तो ये आप समझेंगे कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ से की जाती है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में वर्ब का इन्वर्जन नहीं होता है। लेकिन जब उस इफ को हटा दिया जाए उस सेंटेंस से तो निश्चित तौर पे वर्ब का यहाँ इन्वर्जन होता ही होता है। क्लियर है? तो ये इन्वर्जन के मेन कंसेप्ट है, क्राइटेरिया है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने इन्वर्जन के बारे में देखा। मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा यहाँ पर इन्वर्जन से संबंधित। ठीक है, वो ये कि इन्वर्जन्स को पढ़ने का क्या बेनिफिट हुआ। तो देखिए, ये एक्चुअली जब आप इन्वर्जन पढ़ते हैं ना तो इनसे 3 चीज़ों का फायदा होता है हमें। पहला तो एरर स्पॉटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, और जब इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये एक एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाता है बहुत छोटा चीज़, लेकिन ये एक एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, इनको ओवरलुक कर देते हैं, ये उनको पता ही नहीं चलता, वो इस पर ध्यान ही नहीं देते कि इन्वर्जन होता क्या है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी हैं, इनको ओवरलुक करते हैं, वो पढ़ाते नहीं इन्वर्जन को, ऐड ही नहीं करते उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इनके बारे में जानकारी नहीं होती है अच्छा से। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इनको अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इन पे कमांड कर रखना है, तो निश्चित तौर पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा कि एडवर्ब पहले क्लियर करना होगा आपको। एडवर्ब हो गया, एडवर्ब फ्रेजेस हो गया, ठीक है, और कुछ कंजंक्शंस हो गए जिसमें आपका कंडीशनल हो गया, है ना, या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। इन पे अगर आप अच्छा कमांड कर लेते हैं तो इन्वर्जन जो है आपको आसानी से समझ में आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट्स ऑल।